वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग लगातार वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं और इकोनॉमी का जो टॉपिक है, इकोनॉमी जो हमारी कंटिन्यू लगातार चल रही थी, उसमें ये हमारा लास्ट वीडियो है। और इसके अलावा भी अगर आपके और भी कुछ टॉपिक्स रहे हैं, है ना, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरे नज़रिए से जितना ज़रूरी डाटा है, जितना इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो लगभग सारी चीज़ों को हमने सिस्टमेटिकली कवर कर लिया है। ठीक है, बस एक ही जो टॉपिक बचा था आपका, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पंचवर्षीय योजनाएं, है ना, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम यहाँ पर इकोनॉमी को समाप्त कर देंगे। इकोनॉमी के वीडियो लगातार नहीं आए, लेकिन लगभग लगभग सारे जितने भी टॉपिक हैं, सभी को हमने एक एक करके कवर कर लिया है। आप जाकर यूट्यूब में उनको देख लीजिएगा। इकोनॉमी के सारे टॉपिक बढ़िया तरीके से मैंने उसमें समझा दिया है ना। तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक MPPSC में तो आता ही है फ्री में। इसके अलावा और भी जितने एग्ज़ाम हैं, उन सभी में इसको गहराई से पूछा जाता है। अभी तक जितने टॉपिक मैंने समझाए, वो केवल MPPSC के लिए थे। लेकिन ये जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं का, ये लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्योंकि देखो, अगर देखा जाए तो 1950 या आज़ादी के बाद जितनी भी चीज़ें हुई हैं, वो सारी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ही हुई हैं। क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को भारत सरकार लाती है, योजना आयोग इसको तैयार करता है, और जितनी भी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। और पूछा जाता है कि ये कार्य भारत की किस पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हुआ, है ना। तो मुख्य तौर पर आपको तीन ही चीज़ें याद रखनी है। एक, पंचवर्षीय योजनाओं का टाइम पीरियड, कि भाई छठवीं पंचवर्षीय योजना कब रही, सातवीं कब रही, इस तरीके से, तो उनका समय अंतराल याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि वो पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार हुई, है, मतलब उस पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने वाले या उसके मॉडल को तैयार करने वाले, उसकी रूपरेखा को तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो मॉडल आपको याद रखना है। तीसरा, उस पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य ऑब्जेक्ट क्या था, तो उस ऑब्जेक्ट को आप याद रखेंगे। और तीसरा, उसमें मुख्य अदर कार्य क्या हुआ है, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क्स उसमें हुआ है ना, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आप उसको भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इतिहास या हिस्टोरिक पॉइंट से, है ना, बिल्कुल शुरुआत से उठाते हैं कि आखिर किस तरीके से क्रम से मांग हुई। और उसके बाद 1950 में जाकर योजना आयोग बना, और योजना आयोग 1950 से लगातार सतत चल रहा था। और 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की, है ना। तो ये पूरा चरण हम बिल्कुल सीक्वेंस से देखेंगे। आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो को देखना है और सारी चीज़ों को समझना है ना। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उस पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इसके बेसिक पॉइंट से। तो सबसे पहले एक भारत में व्यक्ति थे जिनका नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। जी हाँ, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले इंजीनियरिंग की थी। मतलब भारत के सबसे पहले जो इंजीनियर थे, उनका नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, है ना। कहते हैं कि इनके बारे में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। ये इतने महान व्यक्ति थे कि घटनाओं को देखकर या सुनकर और दूर से ही ऑब्जर्व करके बता देते थे कि इसमें क्या समस्या है। तो उन्होंने भी यही कहा कि भारत को अगर हमें विकास की ओर ले जाना है, डेवलपमेंट की ओर ले जाना है, विकसित कंट्रियों की ओर ले जाना है, तो सबसे पहले हमें एक योजना आयोग या एक आर्थिक नियोजन बनाना पड़ेगा। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है इकोनॉमिक प्लान बनाना पड़ेगा। और उस आर्थिक नियोजन से हमारे देश का विकास हो सकेगा। ऐसी बात किसने कही? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले 1934 में, 1934 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि भारत में आर्थिक नियोजन होना चाहिए और उससे बहुत सारे आर्थिक आयोग बनने चाहिए, जो आयोग भारत को क्या कर सकें, विकसित कर सकें। ऐसी उन्होंने बात की।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आर्थिक नियोजन क्या है, क्योंकि ये इकोनॉमिक टर्म है और बहुत सारे लोग जो अदर सब्जेक्ट से होते हैं उनको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो देखो, आर्थिक नियोजन, आर्थिक का मतलब होता है सारी गतिविधियां आर्थिक स्थिति से संबंधित हों, पैसे रुपए पैसे से संबंधित हों। और नियोजन का मतलब होता है प्लान। प्लान तो मतलब ये है कि भारत में जितने भी संसाधन हैं, संसाधन का मतलब होता है जिनका हम उपभोग करते हैं, जिनको हम अपने जीवन में यूज़ करके उससे हम अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं या जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, तो भारत में जितने भी संसाधन हैं, फसलें हों, पेड़ पौधे हों, जानवर हो, है ना, उद्योग में बनी हुई वस्तु हो, दुकान पर रखा हुआ साधन हो, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये संसाधन हैं। तो भारत में उपस्थित सभी संसाधनों का उपयोग करना या नियोजन करना, है ना, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो इसका प्रस्ताव रखा था, केवल इन्होंने क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। और इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है, उस पुस्तक का आप नाम याद रखें, वो कभी कभी पूछ ली जाती है। उस पुस्तक का नाम है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया मतलब, प्लान इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक नियोजन, और किसके लिए? इंडिया के लिए। तो बुक का ही नाम है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, और उसमें इन्होंने सारा कुछ डिटेल से समझाया है कि किस तरीके से हमें आर्थिक नियोजन बनाना है और भारत को विकसित करना है। लेकिन ये कुछ इसका जो प्रस्ताव है ये कुछ आगे नहीं बढ़ सका, और क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का बहुत ही दमनकारी प्रभाव था, तो इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया और इनकी बात को समाप्त कर दिया गया। इनके बहुत सारे उद्देश्य थे, इनके प्लान के बहुत सारे उद्देश्य थे कि हमारा जो आर्थिक नियोजन है ये 10 वर्ष का होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्थिक नियोजन जो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया लाए थे वो कितने वर्ष का था, तो वो 10 वर्ष का था। 10 वर्ष का था, और उसमें बहुत सारे उद्देश्य थे, है ना। आय को दोगुना करना, लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, है ना, और उत्पादन में काफ़ी वृद्धि करना, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन ये सफल नहीं हो सका, है ना, इस पर ज़्यादा बात नहीं हो सकी। फिर इसके बाद 1934 में ही FICCI की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग हुई। राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग हुई कि भाई भारत में एक राष्ट्रीय योजना आयोग होना चाहिए, है ना। और ये बात किसने कही? FICCI ने। FICCI का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चेम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज। चेम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज। तो FICCI ने ये मांग की कि भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग होना चाहिए, और जो क्या कर सके? भारत को विकसित कर सके। ये केवल प्रस्ताव आ रहे हैं, यहाँ पर कोई मतलब एक्शन नहीं लिया गया, केवल यहाँ पर प्रस्ताव आ रहे हैं और समाप्त हो जा रहे हैं। और ये घोषणा भी 1934 में हुई थी, खासा प्रभाव नहीं पड़ सका। फिर इसके बाद 1938 में 1938 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस अधिवेशन होते थे, जिनमें भारत की आज़ादी के लिए, भारत के विकास के लिए बहुत सारी बातें कही जाती थी। तो एक मैं अलग से वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं कांग्रेस को पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा कि कांग्रेस की शुरुआत, स्थापना कैसे हुई, किसने की, और कैसे कैसे अधिवेशन हुए, और भारत में वर्तमान में इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, कैसे ये फिर कांग्रेस पार्टी बनी, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, और फिर भारत में UPA गठबंधन के तौर पर ये हमारे भारत में लागू है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसका नाम था हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा एक जगह है और वहाँ पर यह अधिवेशन किया गया। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी या कब हुआ था। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की, है ना, अध्यक्षता की। और अध्यक्षता करने के बाद इन्होंने कहा कि भारत में 15 वर्षीय योजना आयोग होना चाहिए। 15 वर्षीय राष्ट्रीय योजना आयोग होना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय योजना या राष्ट्रीय नियोजन समिति होनी चाहिए। 15 वर्षीय राष्ट्रीय नियोजन समिति की इन्होंने बात की, और इनकी बात पर समिति बन गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति बन गई। लेकिन ये समिति ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। बस आपसे राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का जब अध्यक्ष पूछे तब आपको लगाना है जवाहरलाल नेहरू।
राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस वहां पर बैठे थे, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो वहां पर बात आई कि भाई राष्ट्रीय नियोजन समिति बननी चाहिए। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी, फिर उसका अध्यक्ष बनाया जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, लेकिन इस पर ज़्यादा कुछ खास कार्य नहीं हो पाया और ये भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर इसके बाद 1944 में 1949 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना की शुरुआत की। 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधी योजना की शुरुआत की या गांधी प्लान की शुरुआत की, और इसका मुख्य उद्देश्य था लघु उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना। लघु उद्योग, छोटे श्रमिक और कृषि को बढ़ावा देना। लेकिन ये भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उस समय भारत में आज़ादी का दौर था, आज़ादी के लिए लोग मोहताज थे और सारे लोग उसी में अग्रसर थे, तो ये भी मुख्य तौर पर फेल ही हो गया। इसके बाद 1945 में M.N. रॉय ने जन योजना की शुरुआत की। M.N. रॉय ने जन योजना की शुरुआत की, लेकिन और इसका जो मुख्य उद्देश्य था लोगों की मूलभूत आवश्यकता और लघु कृषि को बढ़ावा देना, है ना। जो भारत के सामान्य व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये सभी व्यक्तियों को मिलना जरूरी है ना। और इसके साथ साथ उन्होंने कृषि को भी बढ़ावा दिया। लेकिन M.N. रॉय का ये जो प्रस्ताव था, है ना, जन योजना, ये शुरुआत तो हुई लेकिन ये ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पाई। फिर इसके बाद 1944-45 में ही एक और प्लान आया, बॉम्बे प्लान। 1944 और 45 में बॉम्बे प्लान आया, और बॉम्बे प्लान में बहुत सारे उद्योगपतियों ने, लगभग 8 उद्योगपति थे जिसमें टाटा, बिरला, है ना, ऐसे बहुत महान हस्तियां थी जिन्होंने आपस में मिलकर बॉम्बे प्लान को आगे बढ़ाया। और इसमें बहुत सारी बातें कहीं कि हम भारत को एक विकास की ओर ले जाएंगे। तो बॉम्बे प्लान में 8 उद्योगपति थे और यह भी 15 वर्षीय था। बॉम्बे प्लान आपसे पूछा जाए तो 15 वर्षीय था। कब आया था? 1944-45 में। इसके बाद फिर 1950 में सर्वोदय योजना आई। 1950 में सर्वोदय योजना आई और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमी के इस चैप्टर में। मैं आपसे कहूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आया है कि सर्वोदय योजना कब आई? तो 1950 में। किसके द्वारा आई? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना को लाया गया। और सर्वोदय योजना भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और इसके बाद भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। इसके बाद भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। तो सबसे पहले आपसे बनने वाला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग कब बना? तो भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना। 15 मार्च 1950 को बना। 1950 को इसकी स्थापना हुई और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। आपसे पूछे कि पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता है? तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है और पंचवर्षीय योजनाओं के बहुत सारे मुख्य उद्देश्य होते हैं। और इसी पंचवर्षीय योजना जो निर्माण करने वाला आयोग है, इसी की सिफारिश से एक परिषद बनाई गई जिसका नाम था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी? 1952 में, 1952 में। पहले क्या बन गया? योजना आयोग बना 1950 में। उसके बाद एनडीसी बना और एनडीसी 1952 में बना। और एनडीसी भी क्या करता है? भारत की योजना आयोग में सहायता करता है। योजना आयोग में किस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना है और आगे बढ़ाना है, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अब आपसे सबसे ज़्यादा बनने वाला क्वेश्चन ये है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री के पद पर होगा, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर होगा, वो बाय डिफॉल्ट योजना आयोग का भी अध्यक्ष कहलाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑटोमेटिकली ही प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम योजना
जो आयोग था उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। उसके उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ तक आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो योजना आयोग कैसे बना? अब ये करता क्या है? ये कुछ नहीं करता। योजना आयोग केवल 5 साल की पंचवर्षीय योजना बना देता है और उस पंचवर्षीय योजना में एक व्यक्ति को हेड बनाया जाता है जिसकी निगरानी में ये पंचवर्षीय योजना काम करती है। और उसी पंचवर्षीय योजना को हम वो उस पंचवर्षीय योजना को उस व्यक्ति के नाम पर उसका मॉडल दे देते हैं कि भाई इनका मॉडल है और इनके मॉडल के आधार पर यह योजना पंचवर्षीय योजना चलेगी। और उसमें क्या क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लक्ष्य रखे जाते हैं, उद्देश्य रहते हैं। कुछ योजनाओं में प्राप्त होते हैं, कुछ में प्राप्त नहीं होते, लेकिन हमें ज़्यादा याद नहीं करना, हमें बस उसका टाइम पीरियड याद रखना है, उसका मॉडल याद रखना है और उसमें मुख्य कार्य क्या हुआ, बस ये याद रखना है। 3 फैक्ट आपको पंचवर्षीय योजना में याद रखने हैं। 2017 ये जो पीएससी हुआ है, इसके पहले वाले जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2017 और 18 में, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत में वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है, मतलब किस नंबर की पंचवर्षीय योजना लागू है। तो सारी पंचवर्षीय योजनाओं को हम एक बार देख लेते हैं, फिर उन पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि योजना आयोग कब बना? 1950 में। 1950 में जैसे ही बना तो 1951 से हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना बनना शुरू हो गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 मतलब 1956 से 1961। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 जब पंचवर्षीय योजना चली तो इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के बहुत महान प्रधानमंत्री, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई ताशकंद में, और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, जिससे हमारी आर्थिक स्थितियां लड़खड़ा गईं और पंचवर्षीय योजना फेल हो गई। पंचवर्षीय योजना इस समय फेल हुई और 3 वर्ष का अवकाश हुआ। 3 वर्ष का पंचवर्षीय में योजना में अवकाश हो गया। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि 3 वर्ष तक किसी भी पंचवर्षीय योजना को नहीं लाया गया, है ना, खाली रहा ये समय। और फिर इसके बाद 1969 से 1974 तक फिर से हमारे भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना आई। 1974 के बाद 1974 से 1978 ये 4 वर्ष में पूरी हो गई। 1974 से 1978 तक हमारे भारत में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आई, और जिसने 5 वर्ष का टारगेट केवल 4 साल में ही पूरा कर लिया। और इस समय सरकार हमारी गिर जाती है और दूसरी सरकार बन के आती है, जनता पार्टी की सरकार, है ना। मोरारजी देसाई का नाम आपने सुना होगा। और जैसे ये पार्टी आती है और ये पार्टी योजना आयोग को समाप्त कर देती है, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देती है, और समाप्त करने के बाद रोलिंग प्लान लाती है। क्या लाती है? रोलिंग प्लान लाती है, या इसे हम हिंदी में अनवरत योजना कहते हैं। रोलिंग प्लान लाती है, अनवरत योजना लाती है। और ये अनवरत योजना का उद्देश्य भी 5 साल का था, लेकिन ये केवल 2 साल सरकार भी 2 साल चलती है, 1978 से 1980 तक। और ये रोलिंग प्लान भी 2 साल चलता है, 1980 तक। और फिर से पुनः कांग्रेस आती है और फिर से भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। तो भारत में 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चलती है, 1980 से 85 तक चलती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक चलती है, 85 से 90 तक चलती है। फिर 2 वर्ष का अवकाश होता है। फिर यहाँ पर 2 वर्ष का अवकाश होता है 1992 तक, और 1992 से फिर हमारे भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है, 92 से 97 तक चलती है। 97 के बाद 97 से 2002 तक हमारे भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। और इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक लगातार चलती है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो 2012 से 17 तक हमारे भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और इसी समय बीजेपी की पार्टी आई और 1 जनवरी 2015 को बीजेपी पार्टी ने इस योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की, जिसका पूरा नाम है
नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है। अब इसकी हम एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 तक चली। सबसे इम्पोर्टेंट इसका मॉडल आपको याद रखना है कि इसका मॉडल किस व्यक्ति ने तैयार किया, तो हेरोड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को प्राथमिकता देना, आय और धन का समान वितरण करना। इसका मतलब होता है कि गरीब वर्ग को भी पैसा मिले, बड़े वर्ग को भी बराबर पैसा मिले, है ना, भेदभाव ना हो, तो समान धन का वितरण करना और कृषि को बढ़ावा देना। और इसमें मुख्य कार्य हुए भाखड़ा नागल परियोजना बनी, दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ और हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना का निर्माण महानदी पर किया गया। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी और इन परियोजनाओं से बिजली बनना शुरू हुआ, जिससे ताकि उद्योग चल सकें और अदर सेक्टर्स में विकास हो सके। ठीक है, बस 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, 56 से 61 तक ये रही। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस। यह किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस अगर ऑप्शन में नहीं रहता तो ऑप्शन में आप टिक कर देंगे जवाहरलाल नेहरू। तो पीसी महालनोबिस और जवाहरलाल नेहरू दोनों के नेतृत्व में इस योजना का निर्माण किया गया, इसको बनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना, ताकि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें और हमारे भारत में विकास हो सके। जब उद्योग की बात हुई तो भारत में 3 उद्योग इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगा दिए गए, जिसमें सबसे पहले था राउरकेला कहाँ स्थापित किया? उड़ीसा में, जर्मनी की सहायता से, है ना। भिलाई स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में, जो कि अब छत्तीसगढ़ में है, उस समय मध्य प्रदेश में था। यह स्थापित किया रूस की सहायता से। और दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित किया पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुर स्टील प्लांट या दुर्गापुर इंडस्ट्रियल सेक्टर स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन देश की सहायता से। तो ये 3 बहुत बड़े उद्योगों की स्थापना हुई भारत में और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को हमारे देश में आगे बढ़ाया। इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की भी स्थापना हुई तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुर में, जिससे भारत में बहुत सारे रेल के डिब्बे बनना निर्माण हुआ। सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना हुई, जिसमें फर्टिलाइजर्स का निर्माण शुरू हुआ ताकि कृषि क्षेत्र बहुत आगे तक पहुंच सके। सिंदरी कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। तो झारखंड में सिंदरी उर्वरक कारखाना सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया। और इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चित्तरंजन भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है और जहाँ पर डीजल इंजन और बहुत सारे इंजन बनाने का काम किया जाता है। तो इंजन बनाने का काम चित्तरंजन में और डिब्बे बनाने का काम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में, श्री पेरम्बूर में। ये 2 बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना की गई, जिससे भारत में बहुत सारा विकास हो सका। इसके बाद आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से 66 तक चली। इसका मुख्य मॉडल का नाम था सुखमय चक्रवर्ती। ये बहुत सारी बुकों में नहीं दिया रहता, सामान्य तौर पर ये बहुत सारी बुकों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा डाटा समझ में आ जाएगा। तो इसका जो मॉडल था उस मॉडल का नाम था सुखमय चक्रवर्ती। अगर सुखमय चक्रवर्ती ऑप्शन में नहीं रहता तब आप क्या लगाएंगे? जे सैंडी। तो 2 व्यक्ति थे, सुखमय चक्रवर्ती प्लस जे सैंडी मॉडल पर यह तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और इसका उद्देश्य भी क्या था? कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ बढ़ावा देना। और बढ़ावा देने के साथ साथ इसमें बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस देश की सहायता से 1964 में की। यह योजना 1961 से 1966 तक चली। और इस पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी आकस्मिक ऐसी स्थितियां रहीं जिससे योजना आगे नहीं बढ़ पाई, है ना। जैसे 1961 में जैसे योजना शुरू हुई और 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया, जिसमें चीन ने हमारे देश की बहुत सारे सैनिकों को मारा, बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना लिया और भारत में जो जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा क्षेत्र है उसको भी हड़प लिया, जिसका नाम है अक्साई चिन, है ना। जैसे भारत में पाकिस्तान POK पर कब्जा किए हुए है,
वैसे ही चीन ने हमारा अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, भारत के सबसे टॉप जम्मू कश्मीर का जो छोटा सा क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया, और भारत चीन युद्ध 1962 का हम हार गए। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि यार भारत की स्थिति कमज़ोर है, चीन ने भारत को हराकर थोड़ा सा क्षेत्र हथिया लिया है, वैसे ही हम भी भारत पर आक्रमण करके भारत को हरा देंगे। तो भारत भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, प्रथम युद्ध है ना। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1965 में। जब ये दो बहुत बड़े युद्धों से भारत गुजरा, तो कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक स्थिति जो थी वो थोड़ी सी लड़खड़ा गई, जिसके चलते भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आगे पंचवर्षीय योजना बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और इसी समय एक भीषण अकाल भी पड़ गया, 1966 में भीषण अकाल भी पड़ गया। और सबसे बड़ी बात, भारत के सबसे दिग्गज प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई ताशकंद में। अब ये कैसे हुई, ये इस पर प्रकाश डालना आज तक बहुत मुश्किल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये ताशकंद गए गए थे तो वहाँ पर इनके खाने में जहर मिला दिया था, है ना। भारत सरकार कहती है कि इन्हें हार्ट अटैक आ गया था। कुछ खुफिया एजेंसी कहती हैं कि रूस की केजीबी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके उनके द्वारा इनको मरवा दिया गया था, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री अपना जो खाना बनाने वाला है, कुकड है, उसको साथ ले जाते थे, और वहाँ पर उस खाने बनाने वाले को बदल दिया था, और बदलने के बाद उस जो दूसरा आया था उसने उनको मार दिया था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस पर आज तक क्लियर डाटा निकल के नहीं आया कि ये कैसे हुआ, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हुई, दो दो युद्ध से हम गुजरे, प्रधानमंत्री की मृत्यु होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और भीषण अकाल पड़ा जिससे भारत की सारी आर्थिक स्थितियाँ चरमरा गईं। ठीक है। और इसके बाद भारत में 3 वर्ष का योजना अवकाश आया, जो कि 1966 से 1969 तक चला। इस योजना आयोग में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, तो शायद आप इसका आंसर बहुत कम बुकों में पाएंगे, और मेरे ख्याल से शायद आपने ना सुना हो। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। किसे कहा जाता है? देखो, हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है ना, स्वामीनाथन को कहा जाता है। लेकिन हरित क्रांति शब्द किसने दिया, ये क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया था विलियम रॉड के द्वारा ये शब्द दिया गया था, है ना। और नारीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक की स्थापना हुई और हरित क्रांति की स्थापना हुई। इसी समय हमारे यहाँ श्वेत क्रांति की भी शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो क्रांति हम अलग पढ़ेंगे। अभी हम केवल मुख्य तौर पर योजना आयोग की जो पंचवर्षीय योजना है उन पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक रही, 1969 से 1964 तक रही। इसका जो मॉडल था गॉडगिल मॉडल। इसका मॉडल क्या था? गॉडगिल, एक व्यक्ति थे गॉडगिल, और गॉडगिल मॉडल पर ये आधारित है। अगर गॉडगिल मॉडल ऑप्शन में नहीं रहता तो आप लगाएंगे अशोक रुद्र मॉडल। गॉडगिल मॉडल या अशोक रुद्र मॉडल या एस मात्रे मॉडल, है ना। तो 3 व्यक्ति थे, एस मात्रे, गॉडगिल और अशोक रुद्र। ये तीनों व्यक्तियों ने मिलकर मॉडल तैयार किया था। तो इनमें से कोई सा भी एक नाम आ जाए तो आप वहां पर टिक कर देंगे। उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और आर्थिक समानता करना, ताकि सभी जो वर्ग हैं उन सभी वर्गों को क्या मिल सके? बराबर धन का वितरण हो सके। इसी समय इसरो की स्थापना हुई। आपको पता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना बेंगलोर में की गई 15 अगस्त 1969 को। 1969 में इसरो बना था, और 1969 में ही 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। उसी समय श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति, जैसा कि आप जानते हैं, श्वेत क्रांति का जनक हम
वर्गीस कुरियन को कहते हैं, वर्गीस कुरियन। और वर्गीस कुरियन ने एक बहुत बड़ा काम किया था, ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ऑपरेशन जब फ्लड चला तो इसमें भारत में बहुत सारे दुग्ध, इसका मुख्य उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन करना। श्वेत क्रांति का मुख्य मुख्य उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन करना, और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांट स्थापित किया गुजरात के आनंद जिले में, है ना, आनंद जिले पड़ता है गुजरात में। और वहाँ पर इन्होंने अमूल दूध का नाम आपने सुना होगा। तो अमूल दूध की फैक्ट्री डाली और उसमें इतना सारा दूध का उत्पादन हुआ कि श्वेत क्रांति पूर्णतः सफल हो गई, और जिसे हमने ऑपरेशन फ्लड कहा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1974 से 1978 तक। इसका मुख्य मॉडल क्या था? डीपी धर मॉडल था। इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो क्या था? डीपी धर मॉडल था। मतलब डीपी धर व्यक्ति ने इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था, और उन्होंने उद्देश्य क्या रखा था? उन्होंने उद्देश्य रखा था गरीबी उन्मूलन, कि सबसे पहले हमारा प्राथमिक उद्देश्य है गरीबी को हटाना। बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, वो है हमारा कि गरीबी को खत्म करना, या गरीबी उन्मूलन इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में इन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की, अंत्योदय योजनाएं शुरू की, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, है ना। आपसे पूछा जाए गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, 1975 में ही आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल या भारत में इमरजेंसी लगा दी गई। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में इमरजेंसी कब लगी। तो भारत में इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा लगा दी गई थी। और गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन इसके बाद ये सरकार यहाँ से हट गई, और सरकार जब हट गई तो 1978 में सबसे पहले एक सरकार बनी, जिस सरकार का नाम था जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, इसका नाम था जनता पार्टी, और मोरारजी देसाई की सरकार थी। और उन्होंने यहाँ पर योजना आयोग को समाप्त कर दिया, और योजना आयोग को समाप्त करने के बाद ये लेकर आए क्या? रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। रोलिंग प्लान और अनवरत योजना जो बनाने का श्रेय है वो किसे जाता है? लकड़ावाला समिति को। लकड़ावाला एक बहुत महान आर्थिक इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमको रोलिंग प्लान चलाना है। तो मतलब कुल मिलाकर इनकी ही मॉडल पर ये आधारित था, है ना। और ये योजना आयोग की जो वास्तविक जानकारी है वो एशियन ड्रामा बुक में मिलती है। एशियन ड्रामा बुक में मिलती है, जो कि गुन्नार मिड्डल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर आपको रोलिंग प्लान के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वो आपको गुन्नार मिड्डल के द्वारा लिखी पुस्तक एशियन ड्रामा बुक में मिल जाएगी। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, राजनीतिक गतिरोध था भारत में, और इसके चलते ये 2 वर्ष कब निकल गए ये इनको खुद को पता नहीं चला। और इसके बाद 1980 में फिर से कमबैक हुआ कांग्रेस पार्टी का, और फिर से भारत में ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। और छठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 80 से 85 के बीच। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो शुरुआत हुई कब हुई? 80 से 85 के बीच, जिसका मॉडल क्या था? आगत निर्गत मॉडल। जिसका मॉडल क्या था? आगत निर्गत का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि अब हम भारत में एक्सपोर्ट भी करेंगे और इम्पोर्ट भी करेंगे। जो चीज़ें भारत में नहीं हैं उनको हम विदेश से मंगाएंगे, और जो चीज़ें भारत में पर्याप्त मात्रा में हैं उनको हम दूसरे जगह भेजेंगे। तो आगत निर्गत मॉडल इसमें मुख्य तौर पर रखा गया, है ना। इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाने के बाद भारत में रोजगार बढ़ाओ। रोजगार नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं हो सकता। जैसा मैंने आपको कल बेरोजगारी और गरीबी में समझाया था कि भारत में उत्पादन करना ये जरूरी नहीं है ना। उत्पादन करके उसको सेल करना ये भी जरूरी नहीं है ना। उसको क्रय करना ये भी जरूरी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है रोजगार। अगर आप व्यक्ति को रोजगार देंगे तो व्यक्ति पैसा कमाएगा। जब उसके पास पैसा होगा तो निश्चित तौर पर क्रय शक्ति बाजार में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और जब क्रय शक्ति आएगी तो जो उसके पास पैसा होगा तो वो चीज़ों को खरीदेगा।
और फिर चीज़ों का उत्पादन भी होगा और चीज़ों का विक्रय भी होगा। मतलब कुल मिलाकर एक इकोनॉमी का आर्थिक संतुलन बना रहेगा। डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें रोजगार पर ध्यान देना है, और रोजगार पर ध्यान देने की बात किसने कही? छठवीं पंचवर्षीय योजना में आयात निर्गत मॉडल के द्वारा। ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड और नाबार्ड के साथ साथ एग्जिम बैंक की भी शुरुआत हुई। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके साथ ही नाबार्ड की स्थापना कब हुई ये पूछ लिया जाता है, तो 1982 में। और ये कई बार क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर हुई, ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की आधार पर 1982 में की गई। क्लियर है यहाँ तक बात? इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें गरीबी निर्देशांक जारी किए गए, जो कि मैंने आपको कल बता दिए थे, है ना, कि 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहर के लिए 2100 कैलोरी अगर आपके पास है तो आप गरीब नहीं हैं, इससे कम है तो आप गरीब हैं। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 85 से 90 तक चली। 85 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना चली। इसका जो मॉडल था वो था जॉन डब्ल्यू मिलर। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था जॉन डब्ल्यू मिलर इसका मॉडल था। मुख्य था इसका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना और कृषि को बढ़ाना। रोजगार बढ़ाना और कृषि को बढ़ाना। और इसमें एक नारा दिया गया था भोजन काम उत्पादन। भोजन भारत में सबको प्राप्त होना चाहिए, काम सबको प्राप्त होना चाहिए, और भारत में उत्पादन होना चाहिए। उत्पादन कृषि से होगा, रोजगार से काम आएगा, और भोजन से आप सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, है ना। इसी पंचवर्षीय योजना में 1986 में स्पीड पोस्ट की स्थापना हुई। 1988 में सेबी की स्थापना हुई। सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कहीं कहीं ये 92 भी लिखा रहता है। 1988 में शुरुआत हुई थी और फाइनली इसको तैयार 1992 में किया गया था, है ना। और सेबी को आप जानते ही हैं, सारे जो शेयर मार्केट हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई, और 1989 में ही भारत में SC/ST एक्ट आया, है। ऐसी बहुत सारी चीजें इस पंचवर्षीय योजना में भारत में घटी। इसके बाद हम बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 चली। इसका मॉडल भी क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या था कि मानव के जो संसाधन हैं उनको विकास करो, और जब संसाधनों का विकास होगा तो उनका उपयोग भी अच्छे से हो सकेगा और व्यक्ति आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेगा। इसलिए इन्होंने संसाधन की बात की। ठीक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो 97 से 2 रहा, है ना। 1997 से 2002 तक रहा। इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल भी था आगत निर्गत मॉडल। और उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक विकास, ये इसका मॉडल था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ की जो लास्ट की जो पंचवर्षीय योजना है इनमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 तक रही। मॉडल था योजना आयोग का पत्र। मॉडल क्या था? योजना आयोग का पत्र। अब आप कहेंगे कि यहाँ ये क्या आ गया? देखो, वहां पर मॉडल कौन तैयार कर रहा था? पर्टिकुलर व्यक्ति। हेरोड डोमर थे, PC महालनोबिस थे, सुखमय चक्रवर्ती थे, M गाडगिल थे, है ना, अशोक रौद्र थे, जॉन डब्ल्यू मिलर थे। वो व्यक्ति थे, वो मॉडल को तैयार कर रहे थे। लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति को नहीं लिया गया। यहाँ क्या कहा गया कि जो योजना आयोग है वो आयोग में जितने सदस्य हैं वो सदस्य और अध्यक्ष मिलकर ही एक योजना आयोग का पत्र बनाएंगे और उसमें सारी डिटेल लिखेंगे कि किस तरीके से इस पंचवर्षीय योजना को आगे चलना है। इसलिए योजना आयोग का पत्र था, वही मॉडल बन गया। तो योजना आयोग का पत्र इसका मॉडल था, और इसका जो उद्देश्य था वो था समानता के साथ विकास। मतलब सभी को हमें समान लेकर चलना है और सभी को हमें विकास करना है। गरीबी को कम करना है, शिशु मृत्यु दर को कम करना है, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना है,
साक्षरता को 75% तक ले जाना है और वनीकरण को भी बहुत बढ़ाना है। मतलब वनों का वनीकरण भी हमारे भारत में करना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को कच्चे संसाधन आसानी से प्राप्त हो सकें। और साथ ही मेडिसिन्स के क्षेत्र में वृक्ष बहुत सहायक करते हैं और हेल्थ के रूप में वृक्ष बहुत सहायक होते हैं, जिससे आपको O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बना हुआ O3 ओजोन, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदे हैं। जो कभी वृक्ष का टॉपिक आएगा तो मैं उसमें आपको ये समझा दूंगा। नेक्स्ट आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। याद रखना ये टाइम पीरियड आ सकता है क्योंकि लास्ट की 2 पंचवर्षीय योजना से अधिकांश क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मॉडल भी क्या था? योजना आयोग का पत्र। योजना आयोग का पत्र भी इसका मॉडल था, उन्हीं ने इसका बनाया। उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। तीव्र एवं समावेशी विकास, यहाँ पर विकास तो हमें करना है, लेकिन अब आधुनिक युग आ चुका है, टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है। यहाँ से बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी हर एक क्षेत्र में, और टेक्नोलॉजी क्या करती थी? विकास का काम करती थी। और कैसा? तीव्र विकास, समय कम लगे, डेवलपमेंट ज़्यादा हो। आज आप देखते हैं कि एक पहाड़ को खोदने में, रोड बनाने में, एक फैक्ट्री तैयार करने में, है ना, बहुत कम समय लगता है। कुछ ही समय में सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मशीनों से तैयार की। कहीं रोड बनाना है तो पता भी नहीं चलता और रोड तैयार हो जाता है मशीनों के द्वारा। तो अब सब कुछ मशीनों से होने लगा है। तो कैसा हो चुका है? तीव्र एवं समावेशी विकास, क्योंकि आधुनिकीकरण का युग यहाँ पर जन्म ले चुका है। राष्ट्रीय कृषि विकास नीति की स्थापना हुई। कृषि के लिए बहुत सारे काम किए गए। कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, किसान ऋण माफी योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ऐसी बहुत सारे चीज़ों को लाया गया जो कि मुख्य तौर पर सफल भी मानी जाती हैं। और अंतिम हम बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 2012 से 2017 तक ये इसका टाइम पीरियड था, लेकिन बीच में ही इसको समाप्त कर दिया गया। इसका मॉडल और उद्देश्य समान था, वही मॉडल था, योजना आयोग का पत्र, वही उद्देश्य था, तीव्र एवं समावेशी विकास। विकास तो करना है लेकिन तीव्र स्पीड के साथ करना है, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ मौजूद है और हम भी कहीं ना कहीं अब विकसित देश से थोड़े से कम विकासशील की स्थिति में अभी हम स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस योजना में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि 2015 1 जनवरी 2015 तक ये चली। मतलब कुल मिलाकर हम कहें कि 3 साल तक ये चली, और जो इसका लक्ष्य है वो 5 साल में प्राप्त होना था, लेकिन इसको बीच में ही समाप्त कर दिया गया हमारे भारत की बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को लाया गया। तो अब भारत में क्या है? नीति आयोग है। नीति आयोग NITI से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसमें बहुत सारे प्लान बनाए जाते हैं, 15 वर्षीय, 7 वर्षीय, 5 वर्षीय प्लान बनाए जाते हैं, 3 वर्षीय प्लान बनाए जाते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री ही रहते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। पंचवर्षीय योजनाओं का जो भी डाटा आज तक आपने पढ़ा होगा, उससे कहीं ना कहीं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिली होंगी और बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें 2-3 बार, क्योंकि इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज के लेक्चर में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।